Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. One of the very important topic in management is called conflict management, and I have already covered 2 lectures on conflict management. In the first lecture, I have given you the overview of the conflict management and how it is functional and how it is dysfunctional. In the second lecture, I talked about what are the various stages in which how the conflict can be managed. In this particular session, I will be talking about the types and levels of conflict in organization. So let's begin. So let's talk about what is a conflict. So conflict begins when one party perceives that the other party has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. एक simple से example से समझते हैं. There are two people, A and B, right? Now A कोई ऐसी चीज है जो A को बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है. X मान लेते हैं, X चीज जो है A को बहुत अच्छी लगती है. ए को लगता है कि बी उसको कहीं ना कहीं एक्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है. इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. बट ऐसा लगता है, यहां पे देखो लिखा हुआ है पार्टी परसीव्स, ऐसा होगा या नहीं होगा अभी नहीं पता. बी इसको नुकसान करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वी डोंट नो. बट ए को ऐसा लगता है दैट बी जो है वो एक्स को नुकसान करना चाहता है, राइट. जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है व्हेन पीपल परसीव कि कोई मेरा नुकसान करना चाहता है या किसी चीज जिस चीज को मैं पसंद करता हूं उस चीज का नुकसान करना चाहता है, तो इन दैट सिचुएशन कंफ्लिक्ट बिगिंस, राइट. अब ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कंफ्लिक्ट क्या होता है. अब बात करते हैं कि लेवल्स या टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट क्या होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें 3 टाइप्स होते हैं. वन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल लेवल कंफ्लिक्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल लेवल कंफ्लिक्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड इंटर ग्रुप लेवल कंफ्लिक्ट. और हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल. अब इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ सो मेनी इंडिविजुअल वर्किंग एज एम्प्लॉइज एंड कंफ्लिक्ट स्टार्ट एट दिस लेवल. अब हमें भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में ही ये बात क्लियर हो जाती है दैट ऑर्गेनाइजेशन कांट बी formed from a single person. ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है. पीपल कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पीपल एंड व्हेन सो मेनी पीपल ज्वाइन टुगेदर इंडिविजुअली, जब लोग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कंफ्लिक्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. लोगों के बीच में तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, बट यहां पर हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं. और यहां पर आप एक चीज समझना दैट कंफ्लिक्ट नीड्स 2 और मोर पीपल. हमने अभी एग्जाम्पल जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या कहा था कि भाई ए और बी 2 लोग हैं, तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे तभी कंफ्लिक्ट होंगे. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी कंफ्लिक्ट हो सकता है? बट द आंसर इज यस, कि इंडिविजुअल लेवल पर भी कंफ्लिक्ट हो सकता है. कैसे हो सकता है? दिस हैपेंस ड्यू टू नंबर ऑफ कंपीटिंग गोल्स दैट लीड्स टू गोल और रोल कंफ्लिक्ट. अब होता क्या है, एज एन इंडिविजुअल मान लो ए कोई पर्सन है, उसको कोई डिफरेंट गोल्स में से कुछ चूज करना है या डिफरेंट रोल में से कुछ चूज करना है, तो वहां पर उसके अंदर एक कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है. विद इन इंडिविजुअल एक कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है, इन द माइंड एक कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और उसी को हम इंडिविजुअल लेवल कंफ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है. अब इसके हम गोल कंफ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं. अभी मैंने बताया इसमें दो तरीके के कंफ्लिक्ट हो सकते हैं. एक तो गोल कंफ्लिक्ट एंड अदर इज कॉल्ड द रोल कंफ्लिक्ट. लेट्स टॉक अबाउट द गोल कंफ्लिक्ट फर्स्ट. द कंफ्लिक्ट अराइजेस व्हेन द इंडिविजुअल इज फेसिंग इशू ड्यू टू 2 और मोर कंपीटिंग गोल्स. अब मान लीजिए ए पर्सन को एक ऑप्शन ये है कि उसको किसी को इंडिया में एक अच्छी जॉब मिल रही है, राइट, और उसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको अब्रॉड भी एक अच्छी जॉब मिल रही है, राइट. और अब ये दोनों कंपीटिंग गोल्स के बीच में वो कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है. उसके अंदर एक कंफ्लिक्ट है. वो ये सोच रहा है कि मैं इंडिया वाली जॉब को चूज करूं, यहां मेरी फैमिली है, या मैं अब्रॉड वाली जॉब को चूज करूं, बाद में मैं अपनी फैमिली को भी अब्रॉड बुला सकता हूं. तो दोनों जगह पर जो कंफ्लिक्ट हो रहा है कंपीटिंग गोल्स को लेकर, दैट इज कॉल्ड गोल कंफ्लिक्ट. इसके लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके अंदर ही चलता रहता है, ठीक है. अब इसमें कुछ अप्रोचेस होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोस अप्रोचेस. द फर्स्ट इज कॉल्ड अप्रोच कंफ्लिक्ट, अदर इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट, थर्ड इज कॉल्ड अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट. तो ये 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं. Let's talk about the first one and that is called approach conflict. ये कब होता है? When a person is facing problem due to 2 or more equally attractive goals. मतलब कोई पर्सन X है, उसके सामने 2 गोल्स हैं, एक A है एक B है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी.
ए भी अट्रैक्टिव है, बी भी अट्रैक्टिव है, समझ में नहीं आ रहा कि ए को चूज करें या बी, बोथ हैव अट्रैक्टिव कंसेप्ट। सो इन दैट सिचुएशन जो कंफ्लिक्ट होती है दैट इज कॉल्ड अप्रोच कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट अराइजेस इन द माइंड ऑफ द पर्सन व्हेन ही और शी हैज टू चूज ओनली वन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप ए और बी दोनों को चूज नहीं कर सकते, आपको या तो ए को चूज करना होगा या तो आपको बी को चूज करना पड़ेगा। और अगर आपने ए को चूज किया तो आप बी को चूज नहीं कर सकते, अगर आपने बी को चूज किया तो आप ए को चूज। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है दैट इज कॉल्ड अप्रोच कंफ्लिक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। अब अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट क्या होता है? व्हेन द कंफ्लिक्ट अराइजेस व्हेन द पर्सन हैज एन अल्टरनेटिव which has both positive and negative aspects। अब ऊपर वाले में क्या था, दोनों के पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। ए को चूज करने से भी पॉजिटिव चीजें मिलनी थी, बी को चूज करने के भी पॉजिटिव चीजें ही मिलनी थी, इसीलिए आप परेशान हो रहे थे कि ए को चूज करूं या बी को चूज करूं। बट कई बार ऐसा होता है कि ए में भी कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, एट द सेम टाइम बी में भी कुछ पॉजिटिव है और निगेटिव है, दोनों के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स है, और तब आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज समवन गेट्स अ जॉब which he or she may not like। अब किसी को जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसको जॉब मिल भी गई, लेकिन वो जॉब वो पसंद नहीं करता है, he is not liking that job। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अब हम जॉब करें या ना करें। मैंने अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि कई बार मैं देखता हूं कि उनको जॉब तो चाहिए बट वो एक स्पेसिफिक एरिया में जॉब को ढूंढ रहे हैं जो उनको मिल नहीं रही, जहां उनको मिल रही है वहां उनको करनी नहीं, और इसी वजह से ये अप्रोच अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट आपके सामने खड़ा हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। अब ये कब होता है? द कंफ्लिक्ट अराइजेस व्हेन द पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स ईच ऑफ विच पोजेस इक्वली नेगेटिव एस्पेक्ट। अब आपको पता है कि ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है, दोनों जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, बट दोनों में ही निगेटिव है। पहले वाले अप्रोच में दोनों में पॉजिटिव, सेकंड वाले में एक पॉजिटिव भी निगेटिव भी, और यहां पे दोनों में नेगेटिव है। तो जब दोनों में नेगेटिव होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सच केस क्या होगा? अनलेस अनदर अल्टरनेटिव इज नॉट अवेलेबल द कंफ्लिक्ट रिमेन्स अनसॉल्व। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या होगा कि अगर जब तक आपके पास कोई तीसरा अल्टरनेटिव नहीं आ जाता जो शायद ए और बी से बेटर हो, तब तक आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ पर्सन मे नॉट लाइक हिज प्रेजेंट जॉब। एक पर्सन है जो अपनी प्रेजेंट जॉब को पसंद नहीं करता, बट द अल्टरनेटिव ऑफ लिविंग एंड लुकिंग फॉर अनदर जॉब मे बी इक्वली अनअट्रैक्टिव। अब ए पर्सन है, अगर वो अपनी जॉब को पसंद नहीं करता और अपनी जॉब छोड़ना चाहता है, लेकिन जिस जॉब को वो ढूंढ रहा है या जो जॉब उसको मिल रही है वो भी उसको अनअट्रैक्टिव ही लग रही है, तो वो क्या करेगा? वो ये सोच रहा है कि मैं प्रेजेंट जॉब में भी परेशान हूं, वहां भी जाऊंगा तो भी परेशान होऊंगा, तो ये कंफ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक वो वहां पे जॉब करता रहेगा। जैसे ही कोई तीसरा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, सो इन दैट सिचुएशन हो सकता है उसका कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। आई होप आपको गोल कंफ्लिक्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट रोल कंफ्लिक्ट, जो इंडिविजुअल का सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड रोल कंफ्लिक्ट। अब रोल कंफ्लिक्ट कब होता है? अ रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन पीपल हैव अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन अ पोजीशन। अब होता क्या है, रोल क्या होता है? जब भी हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई रोल दिया जाता है, आपको कोई एक कहते हैं ना जॉब का एक पोजीशन के हिसाब से आपको एक रोल मिलती है, जो कि कंपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल में मेंशन्ड होता है दैट एज अ मैनेजर आपको ये काम करना है। ठीक है, देयर इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आपके एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर को आपको बता दिया जाता है कि आपको यही बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करना है एज दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो होता क्या है इससे? कंफ्लिक्ट अराइजेस एज देयर इज नो वे वन कैन मीट द एक्सपेक्टेशन। अब होता क्या, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कंफ्लिक्ट तब शुरू होता है जब आपको लगता है कि हम किसी भी तरीके से इस एक्सपेक्टेशन को, जो रोल में एक्सपेक्टेशन है, उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं मैच कर पाएंगे उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, जॉब नॉट मैचिंग द कैपेबिलिटीज। मैं कोई ऐसी जॉब कर रहा हूं जो मेरे कैपेबिलिटीज के ही अगेंस्ट है। मुझे काम आता था प्लम्बर का, मुझे काम दे दिया गया है कार मैकेनिक का, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? मेरा काम कैपेबिलिटीज कुछ और थी, मेरा जॉब कुछ और है, मेरा रोल कभी भी मैं एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता। सेकंड, जॉब रोल नॉट मैचिंग माय वैल्यू सिस्टम। हर पर्सन का एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे ऐसे ऐसी चीजों में काम करना है। मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि मैं डिसिप्लिन से काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उसमें इन वैल्यू सिस्टम मेरे मैच ही नहीं करती, तो क्या होगा? मैं परेशान रहूंगा, कंफ्लिक्ट अराइज होगा, हमेशा मैं यही सोचता रहूंगा कब मैं इस जॉब से छूटूं। नेक्स्ट,
person perceive that job role from different sources and different sources have different expectation. अब होता क्या है, एक पर्सन है, उसके ऊपर 3 बॉस है, X, Y और Z. X कहता है ये वाला इस तरीके से काम करो, Y कहता है ऐसे काम करो, Z कहता है ऐसे काम करो. इस चक्कर में जो A एज अ पर्सन है उसको यही नहीं पता कि मैं किसकी बात मानूं, X की मानूं, Y की मानूं, Z की मानूं. सब अपने अपने रोल्स बता रहे हैं कि एज अ जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका रोल ये होना चाहिए. आपको लगता है यार इस सिचुएशन में मैं कभी भी एक्सपेक्टेशंस को मेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज 2 और मोर रोल विच हैज डिफरेंट एक्सपेक्टेशन. कई बार क्या होता है कि आपको 2 रोल्स दे दिए जाते हैं. आप एज अ पर्सन आप एक X काम भी कर रहे हैं, एक Y काम भी कर रहे हैं. X के रोल्स कुछ और हैं, Y के रोल्स और हैं. X को फॉलो करते हो तो Y छूट जाता है, Y को फॉलो करता हूं तो X छूट जाता है. तो इस सिचुएशन में भी आप कंफ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे. अब रोल कंफ्लिक्ट होने के कुछ रीजंस भी होते हैं. ठीक है, एक तो हो गया कि आप कब मैच नहीं कर पाएंगे, इसके रीजंस क्या होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं. तो इसका पहला रीजन है दैट इज रोल एम्बिग्यूटी. रोल एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है, जब आपको कोई रोल दिया जाता है, मान लो मैंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन की. अब एज एन असिस्टेंट मैनेजर आई मस्ट नो व्हाट आई नीड टू डू, बट समटाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट मेंशन्ड. उसको प्रॉपरली बताया ही नहीं गया असिस्टेंट मैनेजर को करना क्या है. बाद में पता चलता है असिस्टेंट मैनेजर जो है वो एक क्लर्क का भी काम कर रहा है. असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कई बार अपने से ऊपर वाली पोस्ट मैनेजर का भी काम कर रहा है. तो इन दैट सिचुएशन जब रोल की एम्बिग्यूटी है, मतलब क्लियर ही नहीं है करना क्या है, सो इन दैट सिचुएशन रोल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस. अब इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको एक मैनेजर बनाया गया है. अब मैनेजर का मतलब यह है कि उसके नीचे 100 लोग काम करते हैं, राइट. 100 लोग उसको रिपोर्ट करते हैं. एट द सेम टाइम वो मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट है. तो इसका मतलब ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट के भी कुछ लोग हैं. अब होता क्या है कि आपको मैनेज करना है. आपको मैनेज कैसे करना है, ऊपर टॉप मैनेजमेंट कुछ और चाहती है, नीचे वर्कर्स कुछ और चाहते हैं. दोनों के बीच का जो बैलेंस है एज एन ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन के हिसाब से जो बैलेंस आपको बनाना चाहिए वो बैलेंस आप बना नहीं पाते. तो जब आप वो बैलेंस बना नहीं पाते तो इन दैट सिचुएशन जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है. बिकॉज आपको समझ नहीं आता कि मैं किसकी सुनूं, मैं ऊपर वाले मैनेजमेंट की सुनूं या मैं वर्कर्स को सुनूं. तो उस सिचुएशन में आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है. जो थर्ड हमारा है दैट इज कॉल्ड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं. इंडिविजुअल से जुड़े होने का क्या मतलब है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस नहीं ले पाते, कुछ लोग जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोगों को एंग्जाइटी हो जाता है ओवरवर्क की वजह से. तो कहने का मतलब है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको कई बार रोल कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ जाता है. बिकॉज क्या होता है वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते, पर्सन इंट्रोवर्ट है, जॉब ले ली मार्केटिंग की. अब मार्केटिंग में तो एक्सट्रोवर्ट होना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना है, उनके साथ नेगोशिएट करना है. बट आप तो शाय हैं, आपको बात करना अच्छा नहीं लगता. तो आप क्या करेंगे, कभी भी उस रोल में आप फिट होंगे नहीं होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट रोल कॉन्फ्लिक्ट. आई होप कि आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट, गोल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट की सारा क्लियर हो गया है. लेट्स टॉक अबाउट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं. दोनों फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल क्या है, जब एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ए का बी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. अब इसके जो होते हैं वो 2 फॉर्म्स होते हैं. 2 फॉर्म्स में क्या आता है कि फर्स्ट फॉर्म हो गया हमारा हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट. हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, द कॉन्फ्लिक्ट इज अमंग द पर्सन एट द सेम हिरार्की लेवल. जब 2 लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब ए पर्सन भी मैनेजर है और बी भी मैनेजर है, सेम लेवल है, उनका डेजिग्नेशन सेम है, ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका लेवल है वो सेम है, दोनों मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, या ए भी वर्कर है बी भी वर्कर है. तो इन दैट सिचुएशन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट. जबकि जब हम वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आ गया, द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पर्सन एट डिफरेंट हिरार्की लेवल. मतलब ए जो है वो मैनेजर है और जो बी है वो वर्कर है. और अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों का लेवल अलग अलग है, हिरार्की लेवल में कोई यहां बैठा है मिडिल लेवल पे, कोई लोअर लेवल पे, या कोई टॉप लेवल पे बैठा है, कोई मिडिल लेवल पे बैठा है, और अगर इनके बीच में हिरार्की के लेवल में अगर इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट. ये कई बार सेम फंक्शन में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल फाइनेंस का फंक्शन है और फाइनेंस के फंक्शन में ही कोई टॉप लेवल के मैनेजर की लड़ाई बीच वाले मैनेजमेंट के लेवल के बंदों से हो जाए, या फिर डिफरेंट फंक्शन से भी हो सकता है कि कोई मार्केटिंग का मैनेजर है और कोई फाइनेंस का मैनेजर है
और दोनों का हिरार्की लेवल अलग है, लेकिन फिर भी उनके बीच में किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो गई। सो इन दैट सिचुएशन अगर एक बहुत सिंपल से तरीके में समझाऊं तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो लड़ाई होती है, कोई भी तरह का कंफ्लिक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट। अब इसके क्या कॉजेज होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट कॉज इज ईगो। सबसे बड़ा जो इशू है कंफ्लिक्ट का, खासकर इंटरपर्सनल जो होता है, जब हम ए पर्सन का बी पर्सन से हो रहा है, जब ऐसा कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वहां पे ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार हमें पता होता है कि हम गलत हैं, सामने वाला सही है, लेकिन तब भी हम मानते नहीं है क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन वाई कंफ्लिक्ट और बढ़ता चला जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन, द मेन रीजन इज ईगो। लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, लोग और उस लड़ाई को बढ़ाते चले जाते हैं। द सेकेंड वन इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ए पर्सन की वैल्यू सिस्टम कुछ और है, वो कुछ और चीजों को सही मानता है, जबकि जो बी पर्सन है वो कुछ और चीजों को सही मानता है। सो इन दैट सिचुएशन ए और बी पर्सन के बीच में जो कंफ्लिक्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वैल्यू सिस्टम। मेरे वैल्यू सिस्टम मुझे कहते हैं कि मुझे एथिकल बिहेवियर दिखाना है, किसी को लगता है कि नहीं ये भाई ये एथिकल बिहेवियर नहीं है, ये मैं गलत तरीके से भी इस काम को कर रहा हूं तो क्या बुरा है इसमें, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो जाता है। जो थर्ड रीजन है दैट इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल फैक्टर। ये वाला जो पॉइंट है वो सेकंड वाले पॉइंट से ही काफी कनेक्टेड नजर आता है। व्हाई? बिकॉज सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं? डिफरेंट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। तो ऐसा जब सिचुएशन होगा तो क्या होगा? उनके वैल्यू सिस्टम्स भी डिफरेंट होंगे, उनका बिलीफ भी डिफरेंट होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर के डिफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सिचुएशनल वेरिएबल। कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि कंफ्लिक्ट हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ए और बी जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी बनती है। ए जो है वो एचआर में काम करता है, बी जो है वो मार्केटिंग में काम करता है। बट एक दिन क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट जो है एक डिसीजन लेती है कि हमें कुछ लोगों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकालना है। अब एज एन एचआर जो है आपको ही इस ऑर्डर को बी पर्सन को बताना है। अब आपकी और उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आप जब जाके बी को बताओगे दैट यू आर गोइंग टू ले ऑफ हिम और आपकी जॉब जाने वाली है, तो इन दैट सिचुएशन आपके और उनके बीच में कंफ्लिक्ट डेफिनेटली होगा। ऑल्दो आपको भी ये पता है और शायद बी को भी ये पता होगा कि ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट का है और ये सिचुएशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि ए पर्सन का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, बी पर्सन का इंटरेस्ट जो है किसी और चीज में है, बट दोनों जो है सेम जॉब को कर रहे हैं, सेम ग्रुप का पार्ट है, सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ए पर्सन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस पर काम करने की कोशिश करेगा, बी अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, एंड दैट विल कॉज। सो दीज वर सर्टेन कॉजेज ऑफ इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट। अब इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट क्या होता है? ग्रुप एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बोथ एट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेवल। अब होता है क्या, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बनाए हो, चाहे वो इनफॉर्मल लेवल पर लोगों ने बनाए हो। बट ग्रुपिज्म एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा पार्ट है जो इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप कहते हैं ना रोक नहीं सकते, आप चाह करके भी रोक नहीं सकते, ग्रुपिज्म होगा ही होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन कंफ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरग्रुप कंफ्लिक्ट। तो ए कोई ग्रुप है और बी कोई ग्रुप है और इन दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरग्रुप कंफ्लिक्ट। ठीक है, ए यहां पर पर्सन नहीं है, ग्रुप है। ठीक है, सम ऑफ द रीजंस, अब इसके भी कुछ रीजंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरग्रुप कंफ्लिक्ट क्यों होते हैं? तो फर्स्ट रीजन इज इनकम्पैटिबिलिटी गोल्स। अब इनकम्पैटिबिलिटी गोल्स का क्या मतलब होता है कि जो ए ग्रुप है उसके गोल्स कुछ और हैं, जो बी ग्रुप है उसका गोल कुछ और है, और जो वो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे। और जब गोल्स मैच नहीं होते तो ऑब्वियसली वो इकट्ठे काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से कंफ्लिक्ट होगा ही होगा। और कुछ एक ऐसे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हर ग्रुप को इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ता है, तो इनकम्पैटिबिलिटी गोल्स की वजह से ये इशू आता है। The second is called रिसोर्स शेयरिंग। ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है। होता क्या है कि ए ग्रुप है और बी ग्रुप है, दो ग्रुप है, लेकिन रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, चाहे मैन की बात करें, मटेरियल की बात करें, मनी की बात करें, वो शेयर होते हैं दोनों ग्रुप के बीच में। तो कई बार वो इश्यूज मनी को लेकर आ सकते हैं, कई बार वो किसी पर्सन को लेकर आ सकते हैं, कई बार वो रॉ मटेरियल को लेकर आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी लोगों में लड़ाई हो जाती है कि ये रूम मेरा है, बी कहता है ये रूम मेरा है, यहां तो हम बैठते थे, वहां पर तो हमारा कब्जा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिसोर्स शेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द की रीजंस फॉर इंटरग्रुप कंफ्लिक्ट।
तीसरा जो कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है वो होता है टास्क इंटरडिपेंडेंस। अब कुछ जगहों पे क्या होता है, ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। लेकिन जब ए का काम बी के काम पे डिपेंडेंट है और बी का काम ए के काम पे डिपेंडेंट है, तो वहां पर तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि अगर ए फेल हुआ तो वो कहेगा बी की वजह से हुए हैं, बी फेल हुआ तो वो कहेगा ए की वजह से। नेक्स्ट रीजन इज कॉल्ड एटीट्यूडनल इश्यूज। अब कई बार क्या होता है, एटीट्यूड का बड़ा इशू हो जाता है। क्या इशू हो सकता है? फॉर इशू ये यहां पे हो सकता है कि जो ए ग्रुप है वो ओपन कम्युनिकेशन में बिलीव करता है, वो कहीं ना कहीं कोहेसिवनेस में बिलीव करता है, जबकि जो बी ग्रुप है उनका जो एटीट्यूड है वो एकदम अलग है, वो सीक्रेसी में बिलीव करते हैं, क्लोज कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं, किसी को कोई बात मत बताना, ये बी ग्रुप की फिलॉसफी। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि एक अनदर मेजर रीजन है। जहां पर ए को अपना डिसीजन लेना है और बी को अपना लेना है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जहां पर ए और बी को मिलकर डिसीजन लेना है, ए भी एक ग्रुप है जहां पर 10 लोग हैं, बी भी एक ग्रुप है वहां भी 10 लोग हैं, मतलब 20 लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लेना है, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू रीच आउट टू अ जॉइंट डिसीजन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हो कि लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंटरपर्सनल लेवल, और फिर हमारा आ जाता है इंटर ग्रुप लेवल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ अगर आपको ये अच्छा लगा हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं अपने सारे पीडीएफ को शेयर कर देता हूं, ये वाली भी वहीं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और कॉन्फ्लिक्ट के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनका भी लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।